छूने के बाद लोग समझते थे कश्मीर का कारपेट देखा है, छोटा सा टुकड़ा मिला। आज कश्मीर के कारपेट के नाम पे चाइना वाले बेच रहे। आज कश्मीरी आवाम का के हाथ से, उनके हाथ में जो जादू था, उनकी उंगली काट ली गई। आज उनके नाम पर फेक कारपेट बेचा जा रहा है। मैं तो कहूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों की जो कुर्बानी, उसके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उनकी कुर्बानी को हम भुला नहीं सकते। आप बॉर्डर में रहते हैं, हम तो नेपाल के बॉर्डर में रहते हैं, यहाँ से जाते हैं पैदल, फिर वहां से चले आते हैं। बॉर्डर के हम लोग भी, लेकिन कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को जो दुश्वारियां मिली, पूरी पीढ़ी चली गई सिर्फ नेताओं के भरोसे। एक नेता आएगा, हमारी तकदीर लिख देगा, और वो नेता आएगा फिर वैसा ही हो जाए। उत्तर प्रदेश वाला हाल है, जैसे वहां 2 दल है वैसे यहाँ भी 2 दल हो गए। वो बहन जी से नाराज थे तो नेताजी को वोट दिया, और नेताजी से नाराज थे तो बहन जी को दिया। यानी ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा। आज जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह की एक सोच पैदा की है। और मैं हरदम ये कहता हूं, मैं आजादी के वक्त में हमारे खानदान के कुछ लोग चले गए थे बाहर, लेकिन मैं अपने वालिद की बड़ी कदर करता हूँ। उनके एक आध भाई चले गए, लेकिन कहा था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और मैं इस बात का दर्द भी लेकर रहता हूं कि जो मेरे वालिद के भाई चले गए थे, वो बांग्लादेश में बाद में मारे भी। और पैदाइशी मेरे मन में दर्द रहता है पाकिस्तान में, और मुझे इस बात का गिला भी रहता, शिकायत भी रहती। उस वक्त भी हमारे जैसे लोग होंगे इस मुल्क से मोहब्बत करते चाहते होंगे, और किया। मौलाना आज़ाद की कहानी, मौलाना आज़ाद की तकरीर, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन जब पाकिस्तान जो मजहब के नाम पर बटा, आज वहां हालत क्या है। हम खुशकिस्मत कि हम हिंदुस्तानी। और मैं जम्मू कश्मीर के भी मुसलमानों से कहना चाहता हूं, आप अगर ये कहते हैं कि आप बड़ी तादाद में हैं कश्मीर में, तो आप ये मान लीजिए कश्मीर जन्नत कहा जाता है। वो जन्नत तब तक है जब वो हिंदुस्तान के साथ। मैं कभी पाकिस्तान गया नहीं, मैं पाकिस्तान के एम्बेसी से कभी इफ्तार का भी कार्ड आया हो तो कभी मैंने एम्बेसी में भी जाकर उनके यहाँ इफ्तार भी नहीं किया। लेकिन पिछली बार मुझे 2 बार पाकिस्तान जाने का मौका मिला। एक बार यशवंत सिन्हा जी का डेलीगेशन, और एक बार स्पीकर साहिबा के साथ मैं वहां पर गया। और ये लोकसभा का रिकॉर्ड, मैं नेताओं की तरह गपशप नहीं मारता कि आपके मुंह पे आया था आप जैसे, उधर गया तो उनके जैसे। मैं पाकिस्तान के सरजमी पे गया और लोकसभा टीवी के पास वो रिकॉर्ड, और मैंने उनको कहा मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी। उनकी फॉरेन मिनिस्टर बैठी और मैंने कहा था कि आप लोगों को रात में अमेरिकन ड्रोन से डर लगता होगा, नींद नहीं आती होगी, लेकिन सैयद शाहनवाज हुसैन को किसी अमेरिकन ड्रोन से डर नहीं लगता, हम चैन की नींद सोते। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मैंने एक बार नहीं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर 4 बार कहा है, और इसको मैं कहता रहता कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा पड़ोसी नहीं मिल सकता। आप अगर रहते इजराइलियों के साथ, आप अगर रहते जाकर यूरोपियन कंट्री में किसी अहले किताब वालों के साथ, पता लगता कि जिंदगी कैसी है। इस बात को सुरेश जी बहुत इशारों में ही कह के निकल जाना चाहते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान में कहीं पर छोटी मोटी बात होती हो, ये मत समझिए आप, कम्युनिटी भी मैच्योर हो रही। पहले लोगों को लगता था ये नेता आया, लालू यादव आ गए इसलिए बिहार में फसाद नहीं हुआ, कोई और नेता आ गया इसलिए फसाद नहीं हुआ। आज हिंदुस्तान में फसाद इसलिए नहीं हो रहे, नेता तो चाहते हैं लेकिन यहाँ की रहने वाली आवाम नहीं चाहती, इसलिए फसाद। वो आवाम इसको नापसंद कर रही। आवाम को ये पसंद नहीं है कि कर्फ्यू लग जाए, आवाम को पसंद नहीं है कि उसके बच्चे स्कूल जाने से रुक जाएं, और इसलिए
आज हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है। और मैं मानता हूं कि जब माहौल अच्छा साजगार बना, मैं कल जम्मू कश्मीर के 2 मेंबर पार्लियामेंट में उनसे बात कर रहा था और मैंने उनसे कहा, आप कह रहे हैं कि हजरत बल आपका है, शालीमार बाग आपका है, वो ले लीजिए, और मैं आपको कह रहा हूँ ये लाल किला आपका, ये कुतुब मीनार आपका, ये ताजमहल आपका, इससे क्यों महरूम होना चाहिए? आप कहते हैं आपकी आबादी बहुत है, आपकी आबादी लाखों में होगी, हम हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान हैं, आप उसमें क्यों नहीं गिन रहे कि पाकिस्तान के 10 करोड़ कटे पिटे लोगों के साथ आप जाकर क्यों परेशान होना चाहते हैं? आप किस नजरिए से, अगर मजहबी नजरिए से भी देखेंगे तो हिंदुस्तान से अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अगर आप रूहानी नजरिए से भी देखेंगे तो ख्वाजा अजमेरी कहाँ तलाशेंगे वहां जाकर? यहाँ तो डायरेक्ट चलेंगे और सीधे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर जाने में आपको देर नहीं लगेगी। वहां से लोग आते हैं, उधर जाने वाले लोगों को वीजा लेना पड़ता है। यहाँ तो आप अजमेर शरीफ में चले जाएं, 1 दिन नहीं 10 दिन रहें, ज्यादा दिन लग जाए तो बस जाएं, कोई पूछने वाला नहीं। कौन सा अंदाज बताऊं? आज किसी से भी खुली बहस के लिए मैं तैयार। ये हिंदुस्तान के अंदर इस बात को पहुंचाने की जरूरत है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ही इस काम को कर सकता है। हम सियासी लोग जब बातें करते हैं ना, जब निशान लग जाता है हमारी पार्टी का, लोग समझते हैं ये बात तो कर रहा है लेकिन बाद में इस पर मांगेगा कुछ, कहेगा इस पर बटन दबा देना। लेकिन आप बटन दबाने के लिए तो नहीं बैठे। माननीय इंद्रेश जी का तो कोई सियासी इरादा नहीं, अफजाल साहब इतने दिन से काम कर रहे, सियासी इरादा नहीं तो उससे कुछ बन सकते। इनका भी परिचय हम लोग कराते हैं। कोई अच्छा बत्ती वाला भी काम हो सकता है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, जो मैंने शुरू में कहा, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। आप देश के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए शाहनवाज हुसैन आपको सैल्यूट करता है, आपको सलाम करता है। आप बहुत अच्छा काम, आसान काम नहीं। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज इंद्रेश जी ने एक नई राह दिखाई। मैं जानता हूँ मेरे भाषण सुनने वालों में 2-3 इंटेलिजेंस के लोग बैठे होंगे, मेरी बात को टेप कर रहे हैं, तो मुझे क्या डर है? मैं तो इनके प्रधानमंत्री के खिलाफ ही रोज बोलता हूँ, बीजेपी का तर्जुमान गेट पे बोला कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, तो फिर मैं अगर निडर ना होता और इन्हीं की सरकार हमको Z कैटेगरी दी हुई, तब तो मुझे और निडर होकर होना चाहिए। मतलब सरकार बदल गई तो कैटेगरी बदल जाती। तो निडर होकर सियासत करता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ। हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी जम्मू कश्मीर के लिए अपनी शहादत दी है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी में हम लोग काम करते हैं। लेकिन लोगों को लग रहा होगा इंद्रेश जी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफजाल जी के साथ वहां बैठा था, मैंने देखा, मैं रोज बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, कोई इंटेलिजेंस का आदमी सूंघने नहीं आता। मैंने देखा 2 आया, मैं तो पहचान लिया, भाई सुबह शाम मेरे साथ तो 5-6 गार्ड साथ में ही रहते हैं, तो मैं पुलिस की बॉडी लैंग्वेज तो जान ही गया हूँ। मैंने कहा हाँ बोलिए, तो उसने कहा नहीं सर इंटेलिजेंस से आए सामने। मैंने कहा अभी क्या हो गया कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे तो भारत सरकार हिलने डोलने क्यों लगती? और यहाँ पर भी आज आप काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आपको कवर करने आए होंगे वो मायूस हुए हो। जो काम भारत की सरकार नहीं कर रही है इस मुल्क को जोड़ने का, वो काम माननीय इंद्रेश जी का राष्ट्रीय मुस्लिम जो यहाँ सूंघने आए होंगे वो सूंघ कर जाएंगे कि ये वतन से मोहब्बत करने वालों का समूह, जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। इस धारा से कोई फायदा नहीं। कश्मीर को अगर इससे, जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे कुछ मिला नहीं, बल्कि आपका लोगों ने ले लिया। ये आप जानते हैं ना, आजकल हम लोग बिहार में कर रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा चाहिए।
खैर विशेष राज्य चाहिए हमको, हम पिछड़ गए। इंद्र जी इतिहास तो हम पाकिस्तान से डबल मैच करते हैं बिहारी। उनके पास अगर पाकिस्तान के बाद तक्षशिला है, मैं गया था देखने के लिए, जब मैं पाकिस्तान गया तो मैं, हमारे यहाँ नालंदा है, हमारे यहाँ विक्रमशिला है। ये बिहार, ये जो 3 तहजीब है, 3 बड़ी यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। और आप जानते हैं मेरा सौभाग्य है कि मैं विक्रमशिला का ही सांसद हूँ, भागलपुर में ही विक्रमशिला है, तो वहाँ से मैं हूँ। तो पाकिस्तान के पास तो एक तक्षशिला चली गई है, चलिए उस पर फख्र कर ले, चाणक्य को अपना बता दे और चंद्रगुप्त पर फख्र कर ले। लेकिन चंद्रगुप्त जो थे वो बिहारी थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह भी बिहारी थे, उस तरह चंद्रगुप्त जी भी बिहार के ही थे। और आप जानते हैं कि हम चंद्रगुप्त और गुरु गोविंद सिंह जी की सरजमी के, हम अशोक और महावीर और गौतम बुद्ध के सरजमी के, इसलिए हम उस सरजमी से आए जहाँ बौद्ध गया है, जहाँ अमन की बात होती है, अहिंसा की बात होती है, जहाँ भगवान महावीर का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ अमन, जहाँ अहिंसा की बात होती है। उस सरजमी के लोगों को तो अमन और अहिंसा को बोलने का पूरा हक है। इसलिए जो पाठ पाकिस्तान को पढ़ाना है वो हम लोगों से अच्छा उनको कोई पढ़ा नहीं सकता। आपने हमको यहाँ पर मदऊ किया और मैं तो सियासी काम कर रहा हूँ, सियासत में हूँ। और अब जो सियासी काम है वो मेरी जिम्मेदारी, मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, इसलिए पार्टी का चेहरा बनाती है, प्रवक्ता बनाती है। उस नाते जो मेरी ड्यूटी है वो मैं सुबह शाम करता ही। लेकिन मैं आज आपको इंद्रजी वचन देकर जाता हूँ कि ये पार्टी का काम मैं राजनीति के लिए करूँगा, लेकिन देश का काम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता की तरह करूँगा। ये मैं आपको बहुत अच्छा टॉपिक चुना और लाइन है इसका, जब इसमें तो इस बैनर में लिखा था हम वतन के हम हिंदुस्तानी, जम्मू कश्मीरी हिंदुस्तान। वो मीडिया के लोगों ने वो लाइन देखी थी, वो बड़ी पसंद की गई थी लाइन। यहाँ पर जो आज 2 दिन का मुहब्बे वतन मुस्लिम तहरीक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सेमिनार हुआ है, ऐसे तो इंद्र जी की बात को मैं सुन रहा, यानी मैं आज सिर्फ सुनने ज़्यादा आया था, लेकिन इंद्र जी ने हुक्म दिया तो उनके हुक्म की भी इज्जत रखनी। अगर इंद्र जी ने ये हक दिया कि उनके बाद मैं 2 शब्द रख सकूं, इसलिए मैंने कोशिश की है अपनी बात रखने की। और मैं फिर उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो बैठा हुआ समूह है, ये सिर्फ ये आंदोलन जम्मू कश्मीर का ही नहीं है, ये मुल्क का आंदोलन बनेगा। और इस देश में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के बैनर पर इस देश का 25 करोड़ मुस्लिम समाज उठकर कहेगा, आगे बढ़कर कहेगा कि धारा 370 समाप्त करो, और वो जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ेगा। इस धारा को समाप्त करके ही हम मिलजुल कर रह सकते हैं, ये सोच पैदा करने की जरूरत। और मेरी गुजारिश है कि इस सेमिनार को आप सिर्फ यहाँ न करें, बल्कि मेरा सुझाव है कि इस सेमिनार को देश की हर राजधानी में इस सेमिनार को करें, ताकि मुल्क के लोगों को भी लगे कि जो दर्द आप लोगों के मन में है ये आम लोगों का दर्द बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मैं मंच की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरप्रस्त, पैटर्न और मार्गदर्शक जनाब अंद्रेज जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारी सरपरस्ती करें और हमें वो गाइडेंस दें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।
एक शायर ने बड़े सुंदर अल्फाज में कहा है, जिसके पास सब कुछ हो उससे जलते, जिसके पास कुछ ना हो लोग उस पर हंसते हैं। मेरे पास आप सबके लिए मालिक से दुआएं प्रार्थनाएं हैं, इसके लिए लोग तरसते हैं। मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ आप सब पर खुशियाँ और खुशहाली बरसाएं। प्रेस आई हुई है और फोटोग्राफर बहुत है, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं और प्रिंट के भी। वो कोशिश कर रहे हैं हम सबकी फोटो लेने की। बीच बीच में वो पोज बदलते हैं। जब वो पोज बदलते हैं तो मैं उनको और उनकी डायरेक्शन को देखता हूँ, तो उनको ये लगता है कि आपके चेहरे पर जरा तनाव है, फोटो ली तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर प्राइवेट सेशन होता तो उनको एक सहूलियत होती और वो बड़े आराम से और बड़े प्यार से कहते हैं स्माइल प्लीज। आप 3 सेकंड के लिए हंसते, वो बटन दबा देते और फोटो बड़ी खूबसूरत हो जाती। अगर 3 सेकंड मुस्कुराने से फोटो इतनी खूबसूरत होती है तो जिंदगी मुस्कुराने वाली बना ली तो कितनी हसीन और खूबसूरत होती है। शाहनवाज जी आज की मीटिंग के लिए विशेष रूप से आए हैं और जम्मू कश्मीर उनकी एक खास चॉइस थी। मंच पर और सामने बैठे हुए भाई और बहनों को समझ के लिए एक बात सुना था। एक ही परिवार की 2 महिलाएं हैं, भाग्य से दोनों को एक एक ही बेटा है। आप जैसे कुछ सज्जनों ने उन दोनों महिलाओं को कहा ये 100 रुपया लो और अपने बेटे से एक काम करवाओ। उनको कहो जाकर बाजार से 100 रुपए से कुछ ऐसी चीज खरीद कर लाओ, ये जो 8 बाई 8 का कमरा है ये पूरा भर जाए। एक महिला का नाम मेनका गांधी है, बेटा वरुण है। दूसरी का आप समझ ही गए होंगे कि सोनिया है, इसका बेटा राहुल। तो वरुण को मिले 100 रुपए। उसके सामने आया कि देश में गरीबी बहुत है, अनपढ़ता बहुत है, लोगों के पास सिर छुपाने के लिए या तन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, पर कमरा तो मिला है, भरना है। इसलिए कपड़े के लिए उसने कपास खरीदा, तालीम के लिए उसने कागज खरीदे और फिर सोचा कि कोई ऐसी चीज सहूलियत के लिए और खरीद ली जाए। और वो मुल्क की गरीबी, अनपढ़ता, बेरोजगारी खत्म करने के लिए चंद चीजें खरीद कर लाया, उनको थोड़ा फैलाया और उस कमरे में फेंकना शुरू किया। कमरा भरता चला गया पर थोड़ा अधूरा रह गया। अब दूसरी की बारी, उसने अपने बेटे को दी। बाजार गया, होशियार भी था, चालाक भी था। उसने 1 रुपए की एक मोमबत्ती खरीदी, कमरे में जाकर जलाई और सारा कमरा प्रकाश से भर गया। लोग बहुत खुश हुए, तालियां बजाई, उन्होंने कहा कमाल 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 कमाल। और आप जैसे कुछ समझदार बैठे थे, उन्होंने कहा कमरा प्रकाश से तो भर गया, ये तो सच है। वो 100 लेकर गया था, 100 खर्च के आया। ये 100 लेकर गया था, 1 खर्च के आया। वो 99 कहाँ नहीं। मुझे लगता है कि आप कहाँ मार खा रहे हैं और देश कहाँ पिट रहा है, इससे आपको समझ में आ गया। कभी कभी हम अंदर झांक कर नहीं देखते चीज क्या है और ठीक क्या है, उसकी असलियत क्या है। हम बहुत ऊपर से जिंदगी जीकर चले जाते। और आप जैसे कुछ समझदार थे, उनका प्रश्न सीधा खड़ा था, 99 कहाँ गया।
मैं इसलिए कहता हूँ कि जिस समय मुझे CBI NIA ने थोड़ा पूछताछ के लिए बुलाया तो बाद में प्रेस में आए, तो मुझे उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी रहे थे जब मिस्टर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अब तो रिटायर हैं, वो मिल गए। उनके साथ जो और अफसर मंत्री रहे थे वो भी मिल गए, सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट पार्टी के लीडर, और उनको सर्व किया था। और वो मुझे कहने लगे कि दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान में टीवी पर एक खबर चल रही थी, देश के प्रधानमंत्री ने 100 रुपया रिलीज किया जनता के वेलफेयर के लिए, और जब रिलीज होकर वो चलना शुरू हुआ तो सबने पहला सीन देखा था 100 रुपया रिलीज हुआ। जब आप जैसे लोगों के पास पहुंचा तो आपने कहा साहब ये तो 15 ही है, 85 कहाँ गया? तो भेजने वाले ने 100 भेजा, जनता को 15 मिला, पर दरवाजे पर खड़ा हुआ फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी कहता है हमने भी टीवी पर देखा कि 100 रुपया रिलीज हुआ, पहुंचते पहुंचते जनता के पास 15 पहुंचा, पर हम दरवाजे के बाहर खड़े थे। जब वो बटन दबकर 100 रिलीज होकर दरवाजे से बाहर निकला PM के, तो हमने देखा कि हमारे हाथ में तो 90 और हिसाब हमें 100 का देना है, और प्रधानमंत्री ने कह दिया है मैंने 10 रख लिया है, तुम भी हिस्सा रख लेना। तो हमने अगर 5 रख लिया तो 85 खर्च करेंगे, पर हिसाब 100 का बनाना है। हिंदुस्तान कहीं ना कहीं इसको अनदेखा कर रहा है, आज भी कर रहा है। तो मैंने उस फाइनेंस सेक्रेटरी को कहा, मैंने कहा आप इतने बुरे होने के बाद बोल रहे हो, क्योंकि अंग्रेजी अभी डर लगने लगा है कि मालिक कहीं नर्क में ना भेजे, इसलिए सोच रहे अपना नर्क सुधारने के लिए सच बोलने की हिम्मत करें। हम हिंदुस्तान में इसलिए नहीं जन्मे थे था कि सत्ताएं बेवकूफ बनाएंगे, हम बेवकूफ बनकर एक बलात्कारी, अपराधपूर्ण, भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत, जहां पर माँ का और मातृभूमि के सौदे समझौते होते चले जाएं। ऐसे मुल्क के लिए हमने जन्म नहीं लिया था, ऐसे मुल्क के लिए हमने पढ़ा भी नहीं था, ऐसे मुल्क के लिए अपने नसीब को हमने लिखने के लिए और हिम्मत भी नहीं की। मालिक ने भेजा भी इसलिए नहीं। और इसलिए आज प्रश्न खड़ा होता है, तो इसलिए मेरे से पूछते हैं कि बेईमान बलात्कारी जीतते क्यों हैं? मैंने कहा राज करने के लिए मालिक ने राक्षसों को भी टाइम दिया है और सज्जनों को भी दिया है। इसलिए राज तो रावण ने भी किया, कंस ने भी किया, नादिर शाह और चंगेज खान ने भी किया, औरंगजेब, इस जो सारी परंपराएं थी दहशत को फैलाने वाली, उन परंपराओं के अंदर ब्रिटिश के लोगों ने भी किया। ब्रिटिश की जिस गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के जिन लोगों को ये कहा था कि तुम आतंकवादी हो, गद्दार हो, अपराधी हो, हमने कहा नहीं साहब ये देशभक्त। 60 साल पहले की पुस्तक ने उनको लिखा था ये अपराधी और गद्दार हैं। 60 साल बाद के हिंदुस्तान ने दुनिया को बताया कि नहीं यही देशभक्त है। इसलिए सच अल्टीमेटली जीतता है, पर उस सच को जानना और उसके साथ खड़े होने के लिए साहस लगता है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर और मुस्लिम मंच के मुद्दों की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, उसकी भूमिका में कुछ बातें कह रहा हूँ। मुझे भी पटियाला यूनिवर्सिटी के लोगों ने बुलाया था, बहुत देर नहीं हुई है, 7 दिन तक, और उसमें जितने काउंसलिंग करने वाले एक्सपर्ट्स हैं शहर के, वो लोग भी बुलाए गए। इसलिए कुलपति थे, प्रोफेसर थे, बड़े बड़े वकील थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और बहुत जो काउंसलिंग करने में किसी भी बालक के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए दी बेस्ट राय दे सकते थे, ऐसे लोग। मैंने उन सब के सामने बोलते हुए कहा मान लो देयर आर 3 ग्रुप्स
ऑल आर लिविंग ग्रुप्स, वो मरे नहीं है, जिंदा है। पहला ग्रुप है जिसमें झांसी की रानी है, बहादुर शाह जफर है, तांत्या टोपे है, अजीमुल्ला है, नाना शाह पेशवा आदि आदि। दूसरा है जिसमें सुभाष है, सावरकर है, लोकमान्य तिलक है, जिसमें लाला लाजपत राय है, अरविंद है। तीसरा है जिसमें अशफाक है, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, राम प्रसाद बिस्मिल है, राजेंद्र लाड़ी है, चंद्रशेखर आजाद है, वासुदेव बलवंत फड़के है, और चारुलता है उसके अंदर, और उधम सिंह है, प्रफुल्ल चाकी है। ये सारे ग्रुप में बड़े नौजवान लोग। मैंने कहा कि आज ये जिंदा है, आप इनका काउंसलिंग करें। तो काउंसलिंग वाले लोग उठे, पहले ग्रुप के पास गए, लीडर के रूप में झांसी की रानी थी। उन्हें कहा तू 23 साल में, झांसी पर तेरी हुकूमत थी, मुझे कोई उस समय ऐसा माँ बाप नहीं मिला और बुजुर्ग नहीं मिला तेरे को अकल देता, काहे को पंगा लिया अंग्रेज हुकूमत। मैं झांसी नहीं दूं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती, 50 साल राज तो करती, कितना सुख भोगती। एक छोटे से पंगे का परिणाम क्या निकला, हुकूमत ने तुझे निकलना पड़ा, ऐसी मौत मरना पड़ा, किसी एक झोंपड़े में जलाया। और वैसे समझौता कर लेते तो महारानी की जिंदगी जीती और महारानी के रूप में, और मौत तुझे नसीब होती। कितना खुश नसीब तेरा भाग्य होता। वो काउंसलिंग करके चले आए, उन्होंने उसको ठीक रास्ता दिखा दिया। फिर वो गए सुभाष के पास, लाला लाजपत राय, ऐसे सारे ग्रुप के पास। कहने लगे ओए लाला जी, तूने नारा लगाया साइमन कमीशन गो बैक, वो साला आई 1 महीने के लिए था, आना तो चले जाना था, तेरे नारे से थोड़ी जाने वाला था। नारा लगाया तो खाई मार, बहाया खून, बेमौत मरा। अगर तू नारा नहीं लगाता साइमन कमीशन गो बैक का, थोड़ा अंग्रेज हुकूमत से कॉम्प्रोमाइज कर लेता, यू आर ए बेस्ट लॉयर, अंग्रेज हुकूमत तुझे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बना देती, इंटरनेशनल ज्यूरी के लिए तेरा नाम रिकमेंड कर देती, तो हिंदुस्तान का बढ़िया जज, और इंटरनेशनल ज्यूरी के अंदर तेरा नाम प्रमोट हुआ, ऐसा एक जज बनकर जिंदा रहता। तेरे को कोई अकल देने वाले माँ बाप और बुजुर्ग नहीं मिले थे, कोई बुद्धिजीवी सियाने आदमी नहीं मिले थे। उसने सुभाष को कहा, ओ तू आईसीएस बनकर आया था, कलकत्ता का कमिश्नर हो गया, दिल्ली चलो। भला इसमें कौन सी शेखी है साहब, सबको पता है दिल्ली जाना चाहिए, कैपिटल है, ट्रेन में बैठ जाओ दिल्ली चला जाएगा, साहब जहाज में बैठ जाओ दिल्ली चला जाएगा, ट्रेन में बैठ जाओ, कार में बैठ जाओ दिल्ली चला जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये फालतू का है जो कोई भी दे देगा तुझे। तूने नारा लगाया, अरे तू थोड़ा करता, कमिश्नर बनाता तो बंगाल का चीफ सेक्रेटरी हो जाता, परसों हिंदुस्तान का होम सेक्रेटरी हो जाता, कितनी आन बान शान होती। क्या हुआ, धक्के खा के हिंदुस्तान से निकलना पड़ा, और ऐसी मौत मिली कि आज तक पता ही नहीं लग रहा तू जिंदा है कि मरा है, मरा भी तो कहां मरा। एक बात पक्की है, अगर इन सब की ये काउंसलिंग हो जाती तो मैं और आप आज गुलाम होते, हमारी इज्जत और आजादी नहीं होती। हम किसी विदेशी के तलवे चाट रहे होते, हम किसी की ठोकरों के नीचे कुचले जा रहे होते, हमारा अपना कोई सम्मान नहीं होता, अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती, अपना कोई देश नहीं होता, अपना कोई स्वाभिमान नहीं होती, अपनी कोई शिक्षा नहीं होती, अपनी कोई संस्कृति नहीं होती। इसलिए जिन्होंने कुर्बानियां दी उनसे आजादी मिली, जिनके प्रदर्शनों और समझौतों से भारत माता का विभाजन हुआ वो आजादी के ठेकेदार बन गए, इससे बड़ी देश का दुर्भाग्य और बदकिस्मती नहीं हो सकती। देश ने सच और सही को समझने में कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं कहा करता हूं, जिस घर की मीटिंग में, जिस धार्मिक सभा में, मस्जिद की है कि मंदिर गुरुद्वारे की है, जिस जाति के सम्मेलन में, जिस सरकार की प्रशासन की सभा में, जिस राजनीतिक दल में
उसके वर्कर के लिए, उसकी संतान के लिए, उसके भगत के लिए, उसकी जाति है और फॉलोवर के लिए देशभक्ति, समाज सेवा और नैतिक जीवन मूल्य नहीं। वो आदमी तो देती है प्रधानमंत्री के रूप में, पर वो आतंक को पालता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, महंगाई को और खाने के लिए भेजता है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। जब मैं इंजीनियर करके बनकर निकला था तो घर के, परिवार के, गांव के, जाति के लोग बहुत खुश थे, हम भी खुश थे। पर 20 साल बाद मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ। आज मैं उस प्रश्न को आपको जानबूझकर कहते ही तुरंत और कुछ अन्य विषय में चला जाऊंगा जो आज से संदर्भ में जुड़े हैं। मेरे ऊपर 4 साल में 40 लाख हिंदुस्तान की सरकार ने और शिक्षा संस्थान ने खर्च किया। इंद्रेश जी शुड बी ए गुड इंजीनियर। पर 20 साल के बाद मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा था और आज 40 साल के बाद और गंभीर खड़ा है कि पूरी हिंदुस्तान की सरकार को और शिक्षा संस्थान ये मुझसे प्यार करता था या मेरे से उसको दुश्मनी। उसने मेरे ऊपर 4 साल में 40 लाख खर्च के एक अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए तो बहुत मेहनत की और 100 एक्सपर्ट भी लगाए, इतने बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर दिए कि अद्वितीय थे अपनी शिक्षा में। पर उन्होंने मेरे ऊपर 4 दिन में 4000 रुपया इस बात के लिए खर्च नहीं किया इंद्रेश जी एक अच्छे आदमी भी होने चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया सरकार और इंस्टीट्यूशन ये मेरा दोस्त है कि दुश्मन। यहाँ से समस्याओं के जन्म होते हैं, इन्हीं में से समस्याओं के समाधान मिलते हैं। इसलिए ये समस्याओं की जननी भी है और यही समस्याओं के समाधान की भूमि भी। और इसलिए 1954 में पंचशील समझौता हुआ। हमने कह दिया तिब्बत चीन का हिस्सा। उसने 12 लाख तिब्बती कत्ल किए। 59 में तिब्बत हड़प लिया, 62 में हिंदुस्तान पर हमला कर दिया, कैलाश मानसरोवर पराया हो गया। भारत का प्रधानमंत्री कह बैठा घास का तिनका नहीं उगता। ऐसा 47 में कबायली सेना आगे बढ़ी। हमने 48 में सीज फायर किया और यूएनओ चले गए। भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये माँ और मातृभूमि नहीं थी, भूमि थी, इसलिए उसने सौदा और समझौता किया। हमारे लिए ये माँ और मातृभूमि है, माँ और मातृभूमि के लिए कुर्बानियां दी जाती है, सौदे समझौते नहीं दिए जाते। और उसी दुर्भाग्यपूर्ण कथन को 50 साल बाद फिर सुनने को मिला। यह लोकल मसला है, 19 किलोमीटर अंदर घुसना है। वहां कौन सा सब जनसंख्या थी जो चीनियों से झगड़ा कर रही थी सर? मैं आप जम्मू के डोगरे से और कश्मीर के कश्मीरी से, लद्दाख के लद्दाखी से पूछता हूँ, तुम कौन सा चीनियों से पंगा लिए हुए थे? देश के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य होता कि हम वो हिंदुस्तान है जिसका हर नागरिक अपने खेत की, अपने मकान की, अपने दुकान की, अपने कल कारखाने की 1 गज जमीन पर पड़ोसी कब्जा करने लगे, अपना हो या पराया हो, तो हम जिंदगी लड़ने भर में लगा देते हैं। हमारे वतन की 1 गज जमीन पर कोई नापाक कदम पड़ा तो 121 करोड़ का हिंदुस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, पर मां और मातृभूमि का सौदा नहीं सहन करेगा। उसको कहते हैं हम भारत का प्रधानमंत्री। हम इसलिए तो नहीं जन्मे हैं हमारी मां और मातृभूमि का सौदा हो जाएगा। बेटी जन्मी 5 साल की थी कि 15 की, 25 की के 50 की के 85 की, इज्जत लुट गई। उसने उसको बेटी समझा नहीं, माँ समझा नहीं, औरत समझा, इसलिए बलात्कार को पाल ली। हमने हिंदुस्तान के अंदर सृष्टि में संदेश दिया था। जब सीता का अपहरण हुआ था तो राम रावण के पास एप्लीकेशन लेकर नहीं गए थे कि साहब कानून तय होना चाहिए, औरत की इज्जत कैसे करनी है, उसका अपहरण करना ये कानून है कि